उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा आयोजित कार्यशाला में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। जर्मनी के IFOAM प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। कहा, हमारी सरकार पर्वतीय जिलों को जैविक जनपदों में परिवर्तित करने के लिए संकल्पबद्ध। देहरादून जिले के अंदर आने वाले सभी न्यायालयों में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। सभी तरह के मामलों की होगी सुनवाई। 10 फरवरी तक लोग कर सकते हैं आवेदन। जिलाधिकारी देहरादून ने जनता दरबार में 72 मामलों पर की सुनवाई। शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। देहरादून के रेसकोर्स में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव मिलने से मचवा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। मौके से मिले जहर के 2 इंजेक्शन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया। बता दें कि इस दौरान जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मनी की एक कंपनी के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों की भारी मांग चल रही है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसी के चलते उत्तराखंड सरकार भी जैविक जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इस कार्यशाला का सबसे अहम मकसद किसानों की आय दुगनी करना और प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जो उत्तराखंड है उसमें 2003 से प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में हम 2% से बढ़ा के 34% तक लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसमें कई बार पहचान बनाई है और 3 बार ऑर्गेनिक इंडिया अवार्ड जीता है। तो अब आवश्यकता थी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए। तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफॉर्म संस्था के साथ हमने एक MOU किया है। और ये आईफॉर्म है जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया था 1980 में, और 1972 से संस्था ये पूरे विश्व में काम कर रही है। इनके प्रतिनिधि 114 देशों में कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ हमारी एक दूसरी संस्था है जो इकोआ है, जो बेंगलोर में है और भारत में 19 वर्षों से काम कर रही है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और भाजपा कार्यकर्ता सुभाष चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भाजपा नेता ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती है और आजादी के समय पर इन्होंने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया था। और भले ही 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन उससे 3 साल पहले ही भारत के कुछ हिस्सों को सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद घोषित कर दिया था और एक स्वतंत्र सरकार बना दी थी। बोस जी, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपना, जब ये आंदोलन चल रहा था भारत की स्वतंत्रता का, पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। और भारत के जब 1947 से आज़ाद हुआ, पर उन्होंने अपने आप को उससे पहले ही 3 साल पहले ही भारत के कुछ भागों को आज़ाद घोषित कर दिया था और एक स्वतंत्र सरकार भी बना दी थी। तो उनके ऐसे महान व्यक्तित्व के आज जयंती है। सब लोग उनको याद कर रहे हैं और जो उनके अंदर हौसला था, सबको संगठित करने की क्षमता थी, उसको हम सब अगर उसका आचरण करेंगे तो हमारा देश भी और मजबूत होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हर्ष यादव ने देहरादून में न्यायालय परिसर में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें बताया कि 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या जैसे कई मामलों की सुनवाई की जाएगी। मामलों के निपटारे के लिए आवेदक 10 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को आयोजित होगी। उसमें हमारे सिविल प्रकृति के वाद, फौजदारी प्रकृति के ऐसे वाद जो समनीय प्रकृति के हैं वो,
फैमिली कोर्ट से संबंधित सभी बात, एनआई एक्ट के जो चेक से संबंधित मामले हैं और सभी प्रकृति के ऐसे मामले जो कंपाउंडेबल होते हैं, समनी प्रकृति के होते हैं, उनके निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। टनकपुर में रोडवेज कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते लोहाघाट के रोडवेज डिपो में बसों का संचालन ठप पड़ गया है। वहीं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री टैक्सी और ट्रकों से यात्रा करने को मजबूर है। लोहाघाट डिपो के एजीएम गौतम ने बताया कि आज सिर्फ एक बस का संचालन हो पाया। रोडवेज कर्मियों को समझाने का काफी प्रयास किया गया, पर धरना लगातार जारी रहा, जिसके चलते अब बसों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खड़े हैं यहाँ, एक बस भी नहीं आई, 2 बस आई, बेचारों ने रोटी भी नहीं थी, छोटा बच्चा भी है साथ में, सुबह से बहुत ठंडा भी हो रहा है, बहुत दिक्कतों का सामना। हाँ, हम यही हुए हैं, सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, बच्चा भी भूखा ही है, 4 घंटे हो गए। कर्मचारी द्वारा कुछ मांगों को लेकर मुख्यालय स्तर में नोटिस दिया था, जिसके संबंध में आज कार्य बहिष्कार पे है। काफी समझाने का प्रयास किया, कर्मचारी अडिग रहे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी रोज 15 बसें जाती हैं, अभी 10 बजे तक 6 बसें जानी, जिसमें एक ही जा पाई। अभी स्टाफ को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्य बहिष्कार न करें, अपने कार्य पर लौटे ताकि जनता को निगम सुविधा मिल सके। देहरादून स्थित रेस कोर्स में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मामले की तफ्तीश करने में पहुंच गई, जहां मौके से जहर के 2 इंजेक्शन मिले हैं। बता दें कि अब तक की जांच में यहां मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि पुलिस लगातार मामले की शिनाख्त कर रही है। वहीं दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। घर में एक लड़का और लड़के द्वारा सुसाइड किया गया है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची है, फील्ड यूनिट की टीम है, फोटोग्राफी की गई है और उसके बाद अब बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून की डीएम सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने कुल 72 मामलों पर सुनवाई की। डीएम ने बताया कि उन्हें बिजली, पानी, आपदा जैसी शिकायतें मिली, साथ ही कुछ पुराने मामले भी सामने आए जिन पर काम नहीं किया गया, जिसे लेकर डीएम ने अधिकारियों को मामलों पर तुरंत कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। में जैसे मैंने पहले भी कहा कि निस्तारण हो जाता है, लेकिन जो एप्लीकेंट है वो संतुष्ट नहीं होता है, तो दोबारा आते हैं। हमेशा 2 या 3 केसेस ऐसे होते हैं जो पहले निवारण हो गया लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर बता दिया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि इसको एक बार दोबारा देख लें और कोशिश करें कि एप्लीकेंट भी संतुष्ट हो जाए। लोहाघाट के घाट एनएच से पिथौरागढ़ रोड पर सामान से भरा कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से वाहन चालक को गंभीर चोटें आई है। बता दें, आसपास के लोगों ने घायल को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। साथ ही लोहाघाट पुलिस और एम्बुलेंस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल चालक को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने इलाज के बाद युवक की हालत खतरे से बाहर बताई है। वहीं इस दुर्घटना में कैंटर और उसमें रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। करने ने चेहरा बहुत सारे मैं तो मेरे साथ 2 थे, उनको पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ को कूद मार के चले गए, ना जाने कहाँ के, कोई अंदाजा नहीं आ रहा है। और जिसने मेरे को हाथ पकड़ के मेरे को उतारा, मेरे बगल में वो बैठा था। काशीपुर के सहायक नगर आयुक्तों के साथ दुकानदार ने गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच के बाद दुकानदार के खिलाफ काशीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त यशवीर सिंह राठी ने बताया कि बीते रोज वह निगम की टीम के साथ प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के प्रयोग की चेकिंग करने गए थे, तभी मछली बाजार में एक दुकान पर 2 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। साथ ही टीम ने प्रतिबंधित प्रजाति की मछली की बिक्री पाए जाने पर दुकानदार को हिदायत देते हुए चालानी कार्यवाही करने की बात भी कही, जिस पर दुकानदार बदसलूकी पर उतर आया। फिलहाल मामले में पुलिस ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। की कंप्लीट टीम, जैसा कि पॉलीथीन प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ने के लिए
या अन्य कूड़ा फेंकने के संबंध में चालानी कार्रवाई के लिए निकली थी। माननीय हाईकोर्ट के भी ऐसे निर्देश प्राप्त हैं। मछली बाजार में जाकर के हम लोगों ने पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई की। 2-3 लोगों के चालान भी काटे गए, परंतु एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती पॉलीथीन में सामान बेचा जा रहा था। 2 किलो पॉलीथीन हमने पकड़ी। उसके संबंध में हमने उनको हिदायत दी और चालानी कार्रवाई करने हेतु कहा गया। तो आरोपित व्यक्ति द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गालियों का प्रयोग किया गया। FIR दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई अभी गतिमान है। नगर निगम के SNI महोदय की तरफ से हमारे पास प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें हमने जांच करवाई। तो प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब वो बाज़ार में चेकिंग कर रहे थे और पॉलीथीन अवैध पॉलीथीनों के संबंध में चालान कर रहे थे, तो उनके साथ अभद्रता की गई है। उनके सरकारी कार्य में करते समय रुकावट डाली गई है, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना में तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि सहायक नगर आयुक्त के साथ दुकानदार ने गाली गलौज की थी, वहीं जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद दुकानदार के खिलाफ काशीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त यशवीर सिंह राठी ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते रोज निगम की टीम के साथ प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के प्रयोग की चेकिंग करने वो गए थे, तभी मछली बाजार में एक दुकान पर 2 किलो पॉलीथीन उन्होंने जब्त की थी और इसी के साथ ही प्रतिबंधित प्रजाति की मछली बिक्री पाए जाने पर दुकानदार को उन्होंने हिदायत भी दी थी। वहीं चालानी कार्यवाही करने की बात की थी और इसके बाद दुकानदार जो है वो भड़क गया, वहीं बदसलूकी दुकानदार ने की। और बता दें कि फिलहाल मामले में पुलिस ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे सीलिंग ग्राम सभा के ग्रामीणों में अधिकारियों के खिलाफ काफी आक्रोश है। बता दें कि गांव के 4 तोकों में रहने वाले 25 OBC और 10 SC परिवारों का विभागीय अधिकारियों के द्वारा PM आवास योजना के लिए सर्वे तक नहीं किया गया। वहीं वहां के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है और उनके भवन जगह जगह से जर्जर हो चुके हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों ने अपात्र लोगों का सर्वे कर लिस्ट में चढ़ा दिया है, लेकिन आम लोगों का सर्वे तक नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वहां DM चंपावत के दरबार तक जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आवास योजना के तहत सर्वे की गई थी, उसमें ग्राम डकला तोग जो है तो वंचित रह चुका है और अधिकारी लोगों का कहना है कि वेबसाइट देहरादून से बंद हो चुकी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा ये निवेदन है कि यहाँ करीब 35 परिवार निम्न श्रेणी के ही रहते हैं। निम्न श्रेणी के परिवार 35 परिवार कम से कम यहाँ रहते हैं और जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। तो सर इसमें सर्वे करके इनको लाभान्वित। मसूरी दौरे पर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पेपर लीक मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से युवाओं में हताशा बनी हुई है, इसमें आरोपियों से ज्यादा सरकार का दोष है। सरकार का अफसरों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी उन्होंने बताया और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह मसूरी दौरे पर आए थे और इसी के चलते उन्होंने पेपर लीक मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से युवाओं में हताशा बनी हुई है, इसमें आरोपियों से ज्यादा सरकार का दोष है। सरकार का अफसरों पर अंकुश नहीं हो पा रहा है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए उन्होंने संजीवनी बताया और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उभरेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है।
चंपावत में परिवहन निगम के कर्मचारी काम का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप के गेट पर धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी निगम में निजीकरण नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों ने रोडवेज में प्राइवेट बसों की जगह सरकारी लाने, वहीं संविदा कर्मियों को पूर्णकालीन करने की मांग भी की है। उधम सिंह नगर के जसपुर अंतर्गत बढ़ियोवाला में विवाद का मामला सामने आया है। बता दें कि जहां इंदिरा गांधी राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बता दें कि विवाद के चलते एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज लगातार जारी है। छात्रों का कहना है कि बीते दिनों स्कूल में कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते अब प्रधानाचार्य ने दोनों पक्षों को स्कूल के स्टेज पर बुलाया था, जहां दूसरे गुट के छात्रों ने स्टेज पर ही उन्हें मारने की धमकी दी और विवाद शुरू हो गया। वहीं प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों के माता पिता को बुलाकर मीटिंग की जाएगी। जो छात्र इसमें शामिल है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। बढ़िया वाले स्कूल में पढ़ते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज बढ़िया वाला। बस कुछ नहीं, हम तो इतनी दूर से स्कूल पढ़ने आते हैं, वो अपनी बदमाशी दिखाते हैं वहाँ आके। बस हमें बिना फालतू में कभी क्या हमारे साथ छेड़छाड़, कभी क्या, कभी थप्पड़ दिखाते हैं स्कूल में, कभी क्या। और हमारा शनिवार को थोड़ा बहुत हुआ था, तो फिर हमारा पुलिस आई थी और हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब मैं सर ने बुलाया वो ऊपर स्टेज पर, फिर वहाँ वो भी आ गए, तो उन्होंने वो सर के सामने, सभी के सामने वो धमकी दे रहे थे, कह रहे थे भाई तुम्हें मारना है तो मारना है, जो कुछ भी हो जाए, जान से मारने की कह रहे थे वो। तो उन्होंने हमारे सिर फोड़ दिए, उसके बाद ही उन्होंने फ़ोन किया। हमारे घायलों में 7-8 हुए हैं घायल। कुछ बच्चे थे जिनमें आपस में कहासुनी हो गया, और कहासुनी होने के बाद ये शिकायत प्रधानाचार्य से हुई, और प्रधानाचार्य ने उन दोनों को बुला करके, दोनों पक्षों को बुला करके, और आपस में उनकी बात हो गई। इनके द्वारा पुलिस में भी एक तहरीर के रूप में दी गई थी। इसमें जो निर्णय लिया गया था कि वो बच्चे एक सप्ताह के लिए जो है बाहर रहेंगे, लेकिन आज इत्तफाक से वो दोनों पक्ष के बच्चे जो है यहाँ ग्राउंड में दिखाई दिए थे। प्रधानाचार्य और टीचर्स के द्वारा जो है उन दोनों बच्चों को बाहर कर दिया गया था। तीरथ के कुछ बच्चे हैं जिनको चोटें आई हैं, और वो बच्चे हॉस्पिटल के तरफ जो है अपनी पट्टी मरहम कराने के लिए संज्ञान में आया है कि वो गए हैं। और अनुशासनात्मक कार्रवाई, जो भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं उन बच्चों के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई हर हालत में की जाएगी। तो बढ़ियोवाला के इंदिरा गांधी राजकीय इंटर कॉलेज का हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके चलते विवाद इतना बड़ा कि जमकर लाठी डंडे भी इस विवाद में चले हैं। और बताया जा रहा है कि विवाद के चलते एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। छात्रों ने पूरा मामला बताया कि बीते दिनों स्कूल में कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते जो स्कूल के प्रधान आचार्य थे उन्होंने दोनों ही पक्षों के बच्चों को स्टेज पे बुलाया, जहां पर एक पक्ष के बच्चों ने गाली गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। वहीं बता दें कि प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने बताया कि बच्चों के माता पिता को बुलाकर मीटिंग की जाएगी और जो छात्र इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। सितारगंज पुलिस ने शक्ति फॉर्म सुरेंद्र नगर में महिलाओं के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप और उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। सितारगंज गौरा शक्ति ऐप प्रभारी ज्योति शर्मा ने गौरा शक्ति ऐप और उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी है। नई ऐप बनाई है ये, जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। महिलाओं के लिए पहले 112 नंबर चलाया गया था, और एक उत्तराखंड पुलिस ऐप है जिसमें कि गौरा शक्ति ऐप है। गौरा शक्ति ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए है, और उत्तराखंड पुलिस ऐप को पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जो गौरा शक्ति ऐप है, गौरा शक्ति ऐप की बहुत सारी उसमें महिलाओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी है। आपके लिए पूरे उत्तराखंड में, यूपी में आप कहीं भी चले जाइए, आप अपनी शिकायत उसमें दर्ज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे कि महिलाएं, मोस्टली महिलाएं जो वर्किंग महिलाएं हैं वो रात, आधी रात घर आती हैं। उनके साथ कई दिक्कतें होती हैं, कई बार गाड़ी नहीं मिलती है, कई बार कहीं झपट्टामारी हो जाती है किसी दूसरे के साथ। तो आप किसी भी तरह की महिला अपने साथ साथ दूसरे की भी मदद इस ऐप से कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफे कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। यहां एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन यह सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी जगह उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। इससे पहले केदारनाथ से भी इस सरकार ने कुछ नहीं सीखा। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैंने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी की अपनी मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 24 का चुनाव से पहले अभी बीजेपी के 22 की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश से ही भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी की इसकी शुरुआत करेगी। जो एक्सपर्ट है उनकी सरकार नहीं मान रही है। सरकार केवल मुनाफे के चक्कर में, आज अगर एनटीपीसी का पावर प्लांट बना रहे हैं तो यही कहेंगे हम सस्ती बिजली दे देंगे। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो इतना सोलर में इनोवेशन हो गया है, जो कीमत आपको एनटीपीसी देगा बिजली, वही हो सकता है थोड़ा बहुत महंगी हो, वो मिल जाए पैसा आपको सोलर से। तो आप सोलर क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैंने बधाई दी। जब राहुल गांधी जी का पत्र आया तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दिया, कांग्रेस पार्टी का। अभी उनके प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर एक बार पत्र आया था, फिर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी यात्रा सफल हो, ये मैंने कहा है। 2024 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, यूपी में भी चुनाव लड़ेगी। 24 में मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 22 खत्म नहीं हुआ है। इनका घोषणा पत्र उठाइए। इन्होंने जो वादे 24 के लिए किए थे, 24 तक पूरे नहीं हुए, 23 चल रहा है और 24 में चुनाव है। इसलिए हमारे आपके लिए तो 23 शुरू हो गया है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। आपका अपना